हेलो डियर फ्रेंड, आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। चलिए आज एक क्लास से बात करते हैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख के जाएंगे। आपका बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर्स जरूर आएगा। जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ से बताया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में छपने को दिखेगा। तो चलिए आपको एक एक करके हम बताते जाते हैं और आप वीडियो को एक एक करके देख लेंगे। कुछ सभी क्वेश्चन को रट लेंगे, अगर नहीं याद है तो रट कर जरूर जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोललता और मोलरता में क्या अंतर है। मोललता और मोलरता में क्या अंतर है, या उसको समझाइए। बात एक ही हुआ। किसी विलयन की मोलरता या मोलरता के बीच अंतर लिखिए, ये भी बात एक ही हुआ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोलरता किसे कहते हैं। तो किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता का फॉर्मूला कहता है एम बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 बटा एम इंटू भी। आप जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, ग्राम में मास बटा मोलर मास होता है, जहाँ डब्ल्यू क्या है विलेय के भार है, एम क्या है विलेय के अणु भार है, और भी क्या होता है आयतन होता है। किसमें, मोलरता है ना, तो मोलरता में लीटर में आयतन होता है, पहले से आप जानते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मोलरता का फॉर्मूला वही चीज यहाँ पर सिंबल में लिखा है, यहाँ पर संकेत में है। मोलरता बराबर क्या हो गया, विलेय के मूल बट्टा विलेय का आयतन लीटर में। अब है मोललता, मोलालिटी। किसी विलायक के 1 केजी में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, इस विलयन की मोललता कहते हैं। किसी किसी विलायक के 1 केजी यानी कि 1 किग्रा में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता को शॉर्ट यानी कि छोटा लेटर एम से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टा एम इंटू डब्ल्यू यानी ग्राम में। यहाँ भी वो आपको बात वही है। एन बराबर क्या होता है मास में, ग्राम में मास बाई मोलर मास, वही यानी कि डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार है। एम क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार है। और एम क्या है, विलेय का अणुभार है। और डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है केजी में। यहाँ पर आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मूल बट्टा विलायक का भार, किसमें, केजी में, या विलेय के मूलों की संख्या बट्टा विलायक का भार केजी में। ठीक है, चलिए ये हो गया मोललता और मोलरता। आप ये चीज और ऐड कर सकते हैं कि मोललता, मोलरता का मात्रक क्या होता है। तो मोलरता का जो मात्रक होता है मूल पर लीटर होता है। क्या होता है, मोललता का मात्रक क्या होता है, मूल पर लीटर होता है, आप ये बता देंगे। और मोललता का मात्रक क्या होता है, मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, तो मोलालिटी का यूनिट आप लिखेंगे मूल पर केजी। ठीक है, मूल पर केजी। मोललता का मात्रक क्या होता है, मूल पर केजी, मूल पर केजी। और मूल पर केजी को क्या बोलते हैं, मूल पर केजी को हम लोग मूलल बोलते हैं, आपको पता है। और मूलल को शॉर्ट लेटर एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसको मूलर भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको मूलर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान देंगे कि मूलरता, मूलरता सॉरी, एक चीज और ध्यान देंगे हम लोग, क्या मोलरता, मोलरता किस पर डिपेंड करता है, मोलरता ताप पर निर्भर करता है ना। लेकिन मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि मोललता मोलता को स्पष्ट करे या इसमें अंतर बताएं, तो इसका जवाब आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मूल प्रभाज क्या, ध्यान देंगे, मूल प्रभाज क्या है, मूल अंश क्या है, अणु भिन्नांक क्या है। 3 तरह से सवाल पूछता है, मूल प्रभाज, मूल अंश और अणु भिन्नांक। 3 तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो मूल प्रभाज क्या है, किसी विलयन में किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलायक में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि माना किसी विलयन में ए और बी दो घटक हैं, तो ए का मूल प्रभाज क्या हो गया, एक्स ए एन ए बट्टा एन ए प्लस एन बी, और बी का मूल प्रभाज एक्स बी बराबर एन बी बट्टा एन ए प्लस एन बी। जहाँ एन ए क्या है, एन ए आपका घटक ए का मूल है और एन बी घटक बी का मूल है। ठीक है, यानी कि विलय अगर जिसका पूछेगा, जिसका मूल प्रभाज पूछेगा, उसका मूल बट्टा विलयन का मूल, बी का मूल प्रभाज तो बी का मूल बट्टा विलयन का मूल। ठीक है, चलिए मूल प्रभाज का कोई यूनिट नहीं होता, ये भी ध्यान देंगे, मूल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपको
परासरण दाब क्या है? परासरण दाब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब जो उस विलयन के उस विलायक के बीच परासरण की क्रिया को रोक देता है उसको परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को पाई से सूचित करते हैं और पाई बराबर क्या होता है? CRT, बराबर क्या होता है? CST। ये भी ध्यान दिए रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नर्नस्ट इक्वेशन क्या है? नर्नस्ट समीकरण क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध स्थापित करें। ठीक है। तो नर्नस्ट इक्वेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एम एक आयन के लिए Mn प्लस Ne माइनस m, यानी कि आपको एक आयनिक चीज है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया और Ms बन गया। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे ई सेल बराबर इनोट सेल माइनस, यानी इसको कन्वर्ट किया इनोट सेल का फॉर्मूला ही है ई सेल बराबर नर्नस्ट इक्वेशन के लिए ई नोट सेल माइनस 0.059 मोनोलॉग m बट्टा m प्लस n। इसी को डिनोट किया जाएगा। तो इसका टोटल वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं RT के फॉर्म में, लॉग को हटाना, तो ई नोट सेल 2.230 RT बटा NF लॉग m बटा m प्लस n। चूंकि टाइम नहीं हमारे पास इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर डिनोट कर दिया गया है। एन मतलब क्या होता है? एन मतलब आपका है इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ फैराड है, एम मेटल है, एन प्लस धातु आयन की संख्या है, ई सेल सेल का इलेक्ट्रोड विभव, इनोड सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर क्या है? गैस स्थिरांक, और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ठीक है, इतना आप डिफाइन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखें। कि जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ का विलयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, जो विभव पैदा होता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक है ताप है, विलयन की सांद्रता है, धातु की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की प्रकृति है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभिक्रिया की वेग, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया के दर से आप क्या समझते हैं? तो एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। माना कि एकांक समय dt में किसी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन dx होता है, तो अभिक्रिया का वेग dx बटा क्या होता है? dt। और ध्यान देंगे अभिक्रिया का वेग यानी कि अभिक्रिया का दर का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मोल, क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ये चीज आप ध्यान दे रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की क्षमता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि कोई रिएक्शन से और किसी रिएक्शन में अभिकारक की सांद्रता यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर को ऐड करें, यानी कि यहाँ पे एक्स ए वाई बी और सी प्रोडक्ट बन गया, और इसका दर इक्वेशन रेट लॉ लिखते हैं के इंटू ए के पावर एम प्लस एन। तो कोटि बराबर क्या होता है? इसका एम और एन का ऐड। ठीक है, कोटि बराबर क्या हो जाएगा? एम और एन को क्या किया जाएगा? ऐड करके ये कोटि हो जाएगा, अभिक्रिया का ऑर्डर हो जाएगा। तो कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, रेट यहाँ पर आपको क्या दे देगा? यहाँ पर आपको दे देगा रेट इक्वेशन दे देगा, पूछेगा इसकी कोटि क्या है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ वाला और यहाँ वाला पावर क्या करें? ऐड करके कोटि निकाल देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर ऐसे आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य के घातांक के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आपका ये रिएक्टेंट है और कुछ समय के बाद पी प्रोडक्ट में चेंज होता है, H2 प्लस Cl2 RHCl, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। यहाँ पर पावर जोड़ेंगे तो जीरो ऑर्डर आएगा। और रेट के पावर में लिखते हैं तो यहाँ पर जो रेट होता है कॉन्सेंट्रेशन का पावर जो क्या होता है? जीरो होता है, ये डिनोट करते हैं। और ये क्या है? आपका नियतांक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, तो शून्य कोटि विक्रिया को ऐसे आप लोग देख लेंगे। प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के प्रथम घातांक की क्या होती है? समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए आपका अभिकारक है उत्पाद के लिए, तो आर किसके? प्रथम घातांक ए के पावर एक कर दिया, आर कॉन्स्टेंट किया गया कि आपका क्या है? वेग स्थिरांक है। यहाँ पे स्टर का जल का घटन होना क्या है? आपका रेट कांस्टेंट के,
और यहाँ पर क्या अभिकारक के पावर क्या है 1 है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या 1 रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करते हैं डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये तत्व एस और पी ब्लॉक के बीच में हो सकता है, यही कारण है कि इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुणों को लिखें। ठीक है, संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुणों को लिखें। तो संक्रमण तत्व का प्रमुख गुण क्या है, ये रंगीन आयन होते हैं, इनमें अनुचमकीय गुण होता है, इनका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, इनमें धात्विक चालकता भी होती है। अगला क्वेश्चन है लिगेंड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित बताएं कि ऐसे धातु या आयन जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे लिगेंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाया गया है कि एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें CN क्या है, लिगेंड है। CN क्या है, CN आपका लिगेंड है। CN क्या है, लिगेंड है। और CN कितना अमाउंट में जुड़ा है, तो 6 इसका जुड़ा हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। Fe क्या है, सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु है। और K क्या है, काउंटर आयन है। K क्या है यहाँ पर, काउंटर आयन होता है। ठीक है, K क्या है यहाँ पर, काउंटर आयन होता है। तो लिगेंड आपको कहाँ होता है, सेंट्रल एटम के जस्ट बगल में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उप सहसंयोजन संख्या क्या है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उप सहसंयोजन संख्या क्या है, चलिए बात करते हैं, ध्यान देंगे। धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को उप संयोजन संख्या कहते हैं, यानी कि सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ जितने भी डोनर है, जितने भी लिगेंड है, उसकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर CN है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन यहाँ पर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका भी होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो अब यहाँ पर टाइम नहीं है आपको सीखने का। ठीक है, DDT का उपयोग और तथा पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। यानी DDT क्या है, इसका उपयोग पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। आप जानते हैं DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। यह एक जैव अपघटक पदार्थ नहीं है, अर्थात इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक होता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत विषैला होता है। इसका उपयोग कीटनाशक रूप में किया जाता है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक होते हैं। अभी अभी आपको बीच में वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है। अभी इससे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, जो आपको ऑर्गेनिक होगा, है ना। और केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम के बहुत बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। तो आगे आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है ऑर्गेनिक का रिएक्शन, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। तो अभी वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है, पूरा लास्ट तक देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ DDT का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है, आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन एक डाला गया है, ध्यान देंगे कि कार्बन टेट्राकोलाइड क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखिए। तो कार्बन टेट्रासाइक्लिक के रूप में, विलाय के रूप में, फ्रियोन के निर्माण में क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य चिकित्सा में, निश्चेतक बेहोशी करने में, रबर चर्बी आयोडीन विलाय के रूप में, परशीतक के रूप में। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है क्यों। एल्कोहल के अणुओं के बीच प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो दूसरे से संयोग करके विशाल अणु बनाते हैं। अतः अणुओं के एक दूसरे से अलग करने में अत्यधिक आवश्यकता होती है ऊर्जा की, जिसके कारण इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जबकि ईथर जो होता है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होता है, इसके अणुओं को अलग करने की एनर्जी की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण जिसकी क्वथनांक कम होता है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक है तो आपको क्वथनांक ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो क्वथनांक ज़्यादा नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टॉलेंस अभिकर्मक क्या है, इसके परीक्षण के उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। टॉलेंस अभिकर्मक, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को टॉलेंस अभिकर्मक कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है AgNO3 + NH4OH के विलयन को क्या बोलते हैं, टॉलेंस अभिकर्मक कहते हैं। एल्डिहाइड की क्रिया जब टॉलेंस अभिकर्मक से कराते हैं तो सिल्वर मिरर बनता है, इसे एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति में जांच की जाती है। एल्डिहाइडेस टॉलेंस अभिकर्मक है,
एसिटिक एसिड है, यहाँ पर सिल्वर मिरर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फेलिक सॉल्यूशन क्या है, फेलिक घोल क्या है। फेलिक सॉल्यूशन, फेलिक अभिकर्मक क्या है। एल्डिहाइड के फेलिक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है, ध्यान देंगे। फेलिक अभिकर्मक एक रासायनिक अभिकर्मक CuO है। इसकी क्रिया एल्डिहाइड के साथ कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रेड अवक्षेप प्राप्त होता है। यह एल्डिहाइड की उपस्थिति में का पता लगाता है, यानी कि एल्डिहाइड को कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फेलिक अभिकर्मक एसिटिक एसिड और साथ में लाल अवक्षेप CO2 बनता है। अगला क्वेश्चन है एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है, ऐसा क्यों। एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है, ऐसा क्यों। एमीनों में नाइट्रोजन परमाणु एक आकी लोन पेयर युग्म में मौजूद होता है। इस इलेक्ट्रॉन के कारण एमीन आसानी से एक प्रोटीन स्वीकार कर सकता है। इसी इलेक्ट्रॉन कमी वाले केंद्र को इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। अर्थात एमीन के क्षारीय होने का मुख्य कारण नाइट्रोजन परमाणु की उपस्थिति क्या है, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, और NH3 यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अमोनियम आयन बनाता है, यानी कि RnH2 प्लस RnH3 आयन्स। अगला क्वेश्चन है विटामिनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। विटामिन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। विटामिन ए तथा विटामिन के की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखें। विलेयता के आधार पर, यानी कि कोई चीज घुलता है कि नहीं घुलता है, विलेयता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील। ये कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, तो जब घोल में घुल जाते हैं तो आपके बॉडी में स्टोर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, बी और सी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एंड के होता है। तो आपको वसा में दो तरह के, माने कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन दो तरह का होता है। एक बी और सी हो गया, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एंड के होता है। तो ध्यान देंगे, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी नामक बीमारी होती है, रात में दिखाई नहीं देता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बहने की आपका ब्लड ज़्यादा बह सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी कि जब किसी अवाष्पशील विलेय में क्या करते हैं, अगर घोल देते हैं तो उसका क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि होता है। इसे डेल्टा टी बी के सूचित करते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन क्या है, मूलल उन्नयन स्थिरांक यहाँ पर आपको ऐसे डिनोट किया गया है। लेकिन ध्यान देंगे, डेल्टा टी बी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपको एम के। तो टीपी क्या हो गया, के बी इंटू एम हो गया, और टीबी को चेंज करेंगे तो 1000 के बी और एम। अब यहाँ कहाँ से आया है, इसका क्या बोलते हैं, डेरिवेशन करेंगे तो समय लग जाता रहेगा। ठीक है, बस आपको डायरेक्ट क्या करना है, डिफरेंशियल लिख लेना है और डेल्टा टीबी के बी इंटू एम लिख देना है। जहाँ के बी मूलन स्थिरांक क्या है, डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है, एम क्या है, विलेय का अणुभार है, और डब्ल्यू क्या है, विलायक का अणुभार है। ठीक है, डेरिवेशन से ये आपको डेरिवेशन करने पाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। हिमांक में अवनमन से क्या समझते हैं, तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय अनवघट्य घोलने पर विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को, यानी कि विल अनवघट्य पदार्थ को क्या करते हैं, जब घोलते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, जिसको हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ सूचित करते हैं। और डेल्टा टी एफ भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम के। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली एम के, मूललता के। ठीक है, तो यहाँ पर टी वी के एफ इंटू एम हो गया, यहाँ पर डिनोट कर लेंगे। फिर बात वही है, डेल्टा टी वी डेल्टा टी एफ क्या हो गया, 1000 के एफ इंटू डब्लू और एम इंटू डब्लू हो गया। के एफ क्या है, मूलल अवनमन स्थिरांक है, डब्लू क्या है, मूलल की यहाँ पर डब्लू क्या है, एम क्या है, मूलल, एम क्या है, यहाँ पर ग्राम में मास है। ठीक है, मोलर मास है, यहाँ पर क्या है, मोलर मास है। डब्लू क्या है आपका, डब्लू आपका कैपिटल मास है। ठीक है, मोलर मास अणुभार जिसको बोलते हैं, ग्राम में ये मास दिया रहेगा। ठीक है, डब्लू यहाँ पर छोटा मास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मूल प्रभाज क्या है। मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। तो विलयन में उपस्थित किसी घटक के मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मूलों की संख्या क्या कहते हैं, अनुपात को क्या बोलते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। और मान लिया कि विलयन में दो प्रकार के घटक हैं, घटक ए और घटक बी, दो घटक हैं। तो ए का मूल प्रभाज क्या है, एक्स ए बराबर क्या होता है, विलय का मूल बट्टा विलयन का मूल, और एक्स बी बी का क्या होता है, विलय विलायक का मूल बट्टा
बिलियन का मोल। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परासरण दाब क्या है। परासरण दाब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन को क्या करना, प्रवाहित होना, स्वतः प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह बाहरी न्यूनतम दाब जो परासरण को रोक दे उसे परासरण दाब भी कहते हैं। ठीक है, तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो दाब अप्लाई किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब का साइन क्या है, पाई सी आर टी, और यह पाई भी बराबर एन आर टी, आपको पाई बट पाई भी बराबर क्या हो गया, एन आर टी। और यहाँ पर ये परासरण दाब है, ये आयतन है, ये मोल का संख्या है, गैस स्थिरांक है, टेम्परेचर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वान हॉफ गुणांक किसे कहते हैं। वान हॉफ गुणांक किसे कहते हैं, किसी अणुसंघ के गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान हॉफ फैक्टर कहते हैं। आई बराबर क्या, अणुसंघ के गुणधर्म का प्रायोगिक बट्टा सामान्य मान। ठीक है, वान हॉफ फैक्टर को अगर हम क्या करते हैं, अणुसंघ की प्रॉपर्टी में डिनोट करते हैं, तो अवास्तव अपेक्षिक अवनमन आई इंटू एक्स, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, है ना, तो टी एफ आई इंटू टी एफ इंटू एम, और हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन के बी इंटू एम, यानी कि सबको हम शामिल कर सकते हैं, आई वान ऑफ फैक्टर को शामिल कर सकते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि राउल्ट के नियम की सीमाओं को लिखें। राउल्ट के नियम को सीमाओं को लिखें, तो पहला है कि यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा है यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है। तीसरा है यह नियम विद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता है, विलयनों पर लागू नहीं होता है। और चौथा क्या है कि विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के विलय राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। एसोसिएशन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन पढ़े ना, वियोजन। सवाल पूछ सकता है कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग लिखें। हेनरी के नियम का प्रयोग लिखिए, तो पहला है कि शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में हेनरी का नियम का लॉ होता है, यानी कि किस गैस की विलेयता से संबंधित है, गैस की विलेयता से संबंधित है हेनरी का नियम। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने में, अधिक ऊंचाई वाला स्थान प्रवासियों द्वारा सांस लेने में ब्लड से खून लगता है बहने, फेफड़े की क्रिया विधि में आपका ये कंडीशन है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित करें। तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित करें, तो राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयनों के लिए वास्तव का अपेक्षिक अनुमान विलयन में विलेय के मूल प्रभाजी क्या होता है, बराबर, यानी कि वास्तव का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मूल प्रभाजी क्या होता है, बराबर होता है पी नोट माइनस पी बट्टा पी नोट। ठीक है, मूल प्रभाज को हम लोग फार्मूला में डिनोट करते हैं पी नोट माइनस पी बट्टा पी नोट। और मूल प्रभाज फार्मूला क्या होता है, एन बट्टा एन प्लस एन, विलयन का मूल बट्टा विलय का मूल बट्टा विलयन का कुल मूल। ठीक है, इस चीज को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फार्मूला के माध्यम से। हेनरी का नियम क्या है, सवाल पूछ सकता है कि हेनरी के नियम क्या है और हेनरी के अनुप्रयोग क्या है, दोनों को एक में शामिल भी किया जा सकता है, क्वेश्चन को ऐड भी किया जा सकता है कि हेनरी के नियम क्या है और हेनरी के नियम को अनुप्रयोग लिखें। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब की क्या होती है, सीधा समानुपाती, तो गैस के दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो गैस की जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के क्या होते हैं, सीधा समानुपाती। यहाँ पर एम दिया है, आप लोग की किताब में एस भी दिया होगा। ठीक है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है। यहाँ भटता है कॉन्स्टेंट, तो आता है के एच, जिसको हम बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। एम क्या है, एम यानी गैस की घुली हुई मात्रा है, पी क्या है, गैस का आंशिक दाब है, के एच क्या है, हेनरी कॉन्स्टेंट है। ध्यान देंगे यहाँ पर एम लिखा गया है, अलग अलग किताब में एम का जगह पर हम लोग एस भी यूज करते हैं, एस सॉल्युबिलिटी। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, सवाल पूछ सकता है कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलेयता विलायक में कम हो, यह आदर्श गैस के लिए लागू होता है। और पांचवा यह है कि गैस की आणविक अवस्था द्रव तथा गैसीय दोनों विलायकों में क्या होती है, समान होती है। अब आपको बताया जाएगा ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से आपका ऑर्गेनिक है जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% ये भी छपने को दिखेगा, मिलेगा।
तो चलिए लगे रहेंगे, और आपका जो भी दोस्त फ्रेंड्स हैं जिसको लगता है कि नहीं उसको केमिस्ट्री में डर लग रहा है तो उनके पास भी वीडियो शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या है। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो आपको क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, राइमर टीमैन रिएक्शन बोलते हैं, राइमर टीमैन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ क्या आपका फिनॉल है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, कास्टिक सोडा है, टेम्परेचर 333 के में लिया जाएगा, यहाँ पर बनेगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं, और यहाँ पर साथ में साल्ट बनता है, वाटर बनता है। तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त करना कौन सा विक्रिया में है, तो राइमर टीमैन रिएक्शन। अगला रिएक्शन क्या है, ध्यान देंगे। अगला रिएक्शन है कि एस्टरीकरण क्या है, एस्टरीफिकेशन क्या है। एस्टरीफिकेशन जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, कंडीशन क्या है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, इथाइल एसीटेट यानी कि ईस्टर बनता है। एस्टरीफिकेशन मतलब ईस्टर बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इथाइल अल्कोहल है, कंडीशन ये आपका है, तो बन जाता है ईस्टर। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल एसीटेट। क्या बोलेंगे, इथाइल एसीटेट बोलेंगे, कॉमन नेम में इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट बनेगा, या इथाइल इथेनोएट भी बोल सकते हैं, यानी कि ईस्टर बनाने की प्रक्रिया को एस्टरीफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्ज रिएक्शन क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया क्या है। तो जब अल्काइल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन प्राप्त होता है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ये सब क्रिया क्या बोलते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि अल्काइल हैलाइड यानी कि हैलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर उपस्थिति में, तो एल्केन प्राप्त होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। इसको क्लोरोमीथेन भी आप बोल सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड को क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। अगला रिएक्शन ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि गाटरमान कोच रिएक्शन क्या है, गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या है। इसमें क्या होता है कि बेंजीन की क्रिया जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं। कंडीशन क्या है कि निर्जल AlCl3 आपका AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है। बेंजल डिहाइड पर आपको प्रोडक्ट बनता है। तो जब बेंजल डिहाइड प्रोडक्ट बनता है, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये आपका बेंजीन है या कार्बन मोनोऑक्साइड HCl है, निर्जल AlCl3 प्रेजेंट पर कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। IPSC नेम हम लोग बेंजनल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लीमेंसन अपचयन क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं, जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, जिंक या मरकरी या सांद्र एसिड के प्रेजेंस में, जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, एल्केन प्राप्त होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है। इसमें एक अणु अल्काइल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड की विक्रिया कराते हैं, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनता है, अल्काइल बेंजीन बनता है, जिसको हम लोग टॉल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ध्यान देंगे, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड हो गया, यहाँ पर एरिल हैलाइड हो गया, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बन जाता है टॉल्विन। और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग CH3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया टॉल्विन, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। ये सब क्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या है। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया बेंजीन की क्रिया कराएंगे, किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ यानी अल्काइल हैलाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। क्या बनेगा, टॉल्विन बनेगा, टॉल्विन बनेगा। ठीक है, टॉल्विन बनेगा, इस क्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, बेंजीन हो गया, आपका अल्काइल हैलाइड हो गया, नेजर AlCl3 प्रेजेंस हो गया, टॉल्विन अभी हमने बनाया, मिथाइल बेंजीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है फीटिंग अभिक्रिया क्या है, फीटिंग अभिक्रिया क्या है, फीटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फीटिंग रिएक्शन के जब एरिल हैलाइड के दो अणु
सोडियम धातु के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो डाईफिनाइल बनता है। क्या बनता है, डाईफिनाइल बनता है। क्या बनता है, डाईफिनाइल बनता है। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, आपको दो मोलिक्यूल हो गया एरिल हैलाइड के, यहाँ पर क्या हो गया सोडियम, और यहाँ पर क्या बन गया, डाईफिनाइल बन गया, यानी कि C6H5 टू टाइम बन गया, ये हो गया डाईफिनाइल। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन में बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है, तो जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है, यानी कि प्राइमरी एमीन बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर है एमाइड ग्रुप एमिडो ग्रुप, यहाँ पर Br2 हो गया कि OH की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बनता है प्राइमरी एमीन। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, कैनिजारो रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या है, तो कैनिजारो क्रिया यह वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, किसकी उपस्थिति में, NaOH KOH के साथ किया जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और एल्कोहल बनाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि एल्डिहाइड कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट बनता है और यहाँ पर साथ में मिथाइल एल्कोहल बनता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, कार्बन नंबर 1 यहाँ पे चालू वहीं से होगा, 2 नंबर पे आए तो उसमें आ जाएगा अल्फा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, तो एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, तो अल्काइल आइसोसाइनाइड, यानी कि आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और रुचिकर गंध वाला पदार्थ बनता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, प्राइमरी एमीन हो गया, KOH क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया हो गया तो बनता है इथाइल आइसोसाइनाइड। इस अभिक्रिया को क्या, ये आपका अरुचिकर गंध वाला दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है, जिसका आप क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्बे स्मिथ क्रिया। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, सोडियम फिन्ना ऑक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर 4 से 8 एटीएम दाब और 400 केल्विन ताप जब देते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त करते हैं, यानी कि इसको आप इसको कोल्बे अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको कोल्बे अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ध्यान देंगे कोल्बे अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, सांद्र फिर सोडियम सैलिसिलेट बनता है, फिर इसको HCl के साथ ऑप्शन करते हैं, सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है रिएक्शन में, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका सोडियम फिन्ना ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ, CO2 के साथ, कंडीशन 400 एटीएम, 4 एटीएम दाब, 400 केल्विन ताप है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, फिर इसको HCl के साथ अपचयन कराते हैं तो बनता है सैलिसिलिक एसिड। इसका IPAC नाम क्या हो सकता है, इसका IPAC नाम क्या हो सकता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका IPAC नाम हो जाएगा, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगला रिएक्शन क्या है, ध्यान देंगे, सिर्फ है स्मिथ अभिक्रिया। क्या है, स्मिथ अभिक्रिया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिए एक बार, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं जल्दी। स्मिथ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो शांत सब्लिमेंट की उपस्थिति कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है, इसको बोलते हैं स्मिथ अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पर हाइड्रोजोइक एसिड के साथ तो प्राइमरी एमीन बनता है, इसको स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, कि जब धातु अल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, इसके साथ ईथर प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण। दो तरह का ईथर प्राप्त हो सकता है आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में किस प्रकार ईथर, तो दोनों तरह का ईथर प्राप्त होता है, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर, दोनों प्रकार का ईथर आपसे प्राप्त हो सकता है, ठीक है। किस टाइप का आपका अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं, यहाँ पर हो गया सोडियम मिथा ऑक्साइड, यहाँ पर हो गया मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पर हो गया CH3, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है अल्काइल तो यहाँ पर हो जाएगा सम्मित ईथर, क्या बनेगा, दोनों सेम है तो सममित ईथर कहलाएगा, ठीक है, और दोनों डिफरेंट लेंगे तो हो जाएगा असम्मित ईथर, ठीक है।
तो ये रहा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बहुत जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो जाने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक करें और दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर जब बहुत सारे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम पर आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे, होल चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है, इस सभी क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। बेस्ट पेपर, गुड बाय, थैंक यू, फिर